हाँ तो साथियों, गुड आफ्टरनून। कल इतवार के छुट्टी के गैप के बाद आज पुनः मैं उपस्थित हूँ आपके सामने करंट अफेयर्स के विषय में चर्चा करने के लिए। हम लोग जब लास्ट जो भी बातचीत किए थे, जो हमने आपको जानकारी प्रस्तुत की थी, उसके बाद कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको ध्यान देना जरूरी है। तो आज जो घटना हुई है, जिसको हमारे टीम ने जिसका संकलन किया है, उसमें पहली घटना है इसरो ने 7 सिंगापुरी उपग्रहों को ले जाने वाला PSLV C-56 रॉकेट को प्रक्षेपित किया। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि रॉकेट में और उपग्रह में क्या अंतर होता है। यदि आप नहीं जानते हो, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हमारे जो स्टूडेंट्स या जो देखने वालों में जो नहीं जानते हैं, उनको थोड़ा बता दें कि रॉकेट जो है वो एक केवल वाहन होता है और उपग्रह जो है उसके ऊपरी हिस्से में रखा होता है। असली कार्य उपग्रह ही करता है। रॉकेट उनको प्रक्षेपित करके अपनी कक्षा में स्थापित करके वो फिर नीचे गिर जाता है, खलास हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो रॉकेट केवल एक वाहन है। जैसे आपने कहीं कोई सामान ले जाना रहा, ट्रक पे लादा और फिर ले जाके उस सामान को वहां पे डिलीवरी कर दिया, तो रॉकेट केवल डिलीवरी करता है। तो अच्छा, सैटेलाइट रॉकेट जो खत्म हो जाता है, बहुत ही थोड़े समय के लिए रहता है अपने हाँ, ऑन है। दूसरा तो नहीं, इसमें तो आवाज आ रही है। कंप्यूटर में थोड़ा म्यूट से आगे करो। हेलो हेलो हेलो। और सैटेलाइट लंबे समय तक रहता है। मुख्यतः जो सैटेलाइट हैं, जिनको कि उपग्रह कहते हैं, और ये जितने भी छोड़े जाते हैं मानव निर्मित, तो वो कृत्रिम उपग्रह कहे जाते हैं। पृथ्वी का तो एक उपग्रह है प्राकृतिक, जिसको कि चंद्रमा कहते हैं, वो एक प्राकृतिक उपग्रह है। और बाकी जितने भी छोड़े जाते हैं वो कृत्रिम उपग्रह होते हैं। जो विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, शिक्षा के लिए, संचार के लिए, दूरदर्शन के लिए, और कुछ रिमोट सेंसिंग के लिए, कुछ जो है नेविगेशन के लिए। जैसे जो हमारे शिप्स होते हैं, हजारों सैकड़ों की संख्या में एक समय अलग अलग सागरों और महासागरों में जो जलयान होते हैं, तो वो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। उनको रास्ता की ट्रैकिंग जो करनी होती है, वो ज्यादातर अब सैटेलाइट के हिसाब से होती है। पहले कुछ और दूसरे तरीके थे, जब ये आधुनिक तकनीक नहीं थी। लाइट हाउसेस थे और नक्शे होते थे। तो उस हिसाब से जो अनुभवी नाविक लोग होते थे, वो रास्ते का पता लगाते थे और उस हिसाब से सीमेन जो है सेल करते थे। अब जो है वो
कोई टेक्निकली जानकार आदमी हो तो वो अनुभवी ना भी रहे तो सी में शिप को सेल कर सकता है। इसके अलावा दो चीजें होती हैं, एक जैसे हमारा पृथ्वी हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। यहां पे मान लिया तो दो प्रकार के उपग्रह होते हैं, एक जो ध्रुव से ध्रुव इस तरह से परिक्रमा करते हैं और वो समय समय पे अपनी जो है हर परिक्रमा के साथ अपना जो है ये बदलते रहते हैं एक्सिस। एक बार उन्होंने ऐसे किया तो अगली बार फिर वो ऐसे करेंगे, फिर अगली बार वो ऐसे करेंगे, फिर अगली बार वो ऐसे करते हैं। इन सभी सैटेलाइट्स को हम पोलर सैटेलाइट कहते हैं, जो पोल्स के अराउंड करते हैं। कुछ इक्वाटोरियल सैटेलाइट होते हैं जो भूमध्य रेखा के ऊपर जाके पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इसको इक्वाटोरियल सैटेलाइट कहते हैं। और जो ध्रुव से ध्रुव की तरफ करते हैं उनको हम पोलर सैटेलाइट कहते हैं। तो ये जो भेजा गया है यहां पे वो मुख्य रूप से पीएसएलवी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये जो पीएसएलवी हो गया वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया, सैटेलाइट को लॉन्च करने का व्हीकल यानी कि सवारी हो गया। और ये फिर खत्म हो जाएगा, भारत केवल सवारी की सुविधा दे रहा है। भारत मतलब भारत की संस्था जो है इसरो, वो विभिन्न देशों के सैटेलाइट को उठा के पहुंचा देती है, जैसे टैक्सी होती है एक जगह से सवारी को उठा के पहुंचा देती है। और इसरो इस कॉमर्शियल वाणिज्यिक गतिविधि से अच्छी खासी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है और एक बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन बन गया है दुनिया के लगभग सभी विकसित और कम विकसित देशों के सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित करने का इसरो जो है बहुत अच्छा बन गया है। कम सस्ते में ही ये कर देते हैं तो बाकी देश इसमें आते हैं, लेकिन फिर भी इसमें हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को काफी फायदा हो जाता है। और ये श्रीहरिकोटा से ही होता, अभी कुछ दिनों पहले चंद्रयान भेजा गया है, वो भी इधर ही से भेजा गया है, श्रीहरिकोटा से ही, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और जो इस तरह से कॉमर्शियल एक्टिविटीज होते हैं, जो सैटेलाइट भेजते हैं, वो भी यहीं से भेजते हैं। तो ये जो है पोलर सैटेलाइट है, इसमें क्या है, DSSAR सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड है, जिसमें हर मौसम में दिन रात की कवरेज प्रदान करेगा। और 58वीं और कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन में पीएसएलवी की 17वीं उड़ान है। आप कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इस पे यदि आप चाहें तो थोड़ी सी चर्चा हल्की सी की जा सकती है। Core alone configuration. While core alone version is done without 6 strap-on boosters, less propellant in its upper stage or configuration, especially used in the missions. कहने का ये मतलब हो गया कि जब भारी पेलोड या लंबी दूरी तक जो पेलोड लेके जाते हैं तो उसमें जो मुख्य रॉकेट रहता है उसमें हम स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगाते हैं ताकि उसको अतिरिक्त क्षमता मिले, अतिरिक्त पावर मिले, ज्यादा वेट ले जाने के लिए और ज्यादा दूरी तक जाने के लिए। इसको बारी बारी से करते हैं। पहले हम बूस्टर्स को चलाते हैं, बूस्टर्स जब जल के कुछ दूरी तक पहुंचा देते हैं, रिक्वायर्ड थ्रस्ट, रिक्वायर्ड वेलोसिटी और रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे या रिक्वायर्ड हाइट पे पहुंच जाते हैं, तब हम मेन बॉडी को की बर्निंग शुरू करते हैं। स्टेज वाइज बर्निंग होती है
स्टेज वाइज बर्निंग और सिंगल बर्निंग में फायदा ये होता है कि स्टेज वाइज बर्निंग में हमको बहुत तगड़ा थ्रस्ट मिल जाता है। जैसे जैसे ये हार अलग होता जाता है उसका कंटेनर, तुरंत उसको थ्रस्ट मिलता है जो बचा हुआ बॉडी रहता है, तो इससे हमको जो है बहुत फायदा होता है। लेकिन जब हल्का पेलोड लेके जाना रहता है और कम दूरी का पेलोड लेके जाना रहता है, तब हम कोर अलोन करते हैं, उसमें स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स नहीं लगाते। तो ऐसे में जो है ये कोर अलोन रहा, हल्का सा काम रहा हमारे इसरो के लोगों के लिए। अब समझ में आ गया, थोड़ी सी चर्चा भी हो गई। आप ऐसे भी देख सकते हैं, सिंथेटिक अपर्चर रडार, आप भी इसको देख सकते हैं यदि आपकी जिज्ञासा हो तो ये कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन में पीएसएलवी की 17वीं उड़ान है और टोटल स्ट्रैप ऑन बूस्टर और कोर अलोन मिला लिया जाए तो ये 58वीं उड़ान है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। ठीक है, अब जो है क्रूज पर्यटन विकास, क्रूज का पर्यटन का क्या है? क्रूज मतलब ये हो गया पर्यटन, किसी तरह से अलग अलग पर्यटन होते हैं, पर्यटक होते हैं, कुछ धार्मिक पर्यटन करते हैं, कुछ प्राकृतिक स्थानों पर पर्यटन करते हैं, जैसे कि पहाड़ों पर चले गए, समंदर के किनारे चले गए। कुछ ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटन करते हैं कि ताजमहल देखने चले गए और मंदिर देखने चले गए, और पुरानी जो ऐतिहासिक इमारतें दक्षिण भारत में तमाम बनी हुई हैं, जयपुर में हवा महल हो गया, इस प्रकार के चीजें देखने के लिए जाते हैं, तो वो ऐतिहासिक स्थान का पर्यटन हो गया। क्रूज पर्यटन जो होता है वो जल में बड़े साइज की स्टीमर या छोटे साइज का शिप, उस पे बैठ के जल विहार का आनंद लेते हैं, जिसको कि क्रूज कहते हैं। एक्चुअली जो क्रूज शब्द है वो तेज गति से नौकायन का मतलब, ये गति से मतलब है क्रूज शिप, तो वो तेज गति से चलता है। बाकी नाव में बैठ गए चप्पू खेलते रहे तो पता चला कि लखनऊ से कानपुर जाने में ही 12.5 घंटे लग गए। ऐसा नहीं है, जब क्रूज से आप जाएंगे तो 1 घंटे 2 घंटे में ही पहुंच सकते। तो ये क्रूज का मतलब होता है। लेकिन अब इसको क्या है कि इसमें पर्यटन की भी संभावनाएं हैं। आप कल्पना कीजिए कि क्रूज में बैठे हुए हैं, आराम से शिप में जो है, शिप या स्टीमर में बैठे हुए हैं बड़ी सी, और उसमें सब खाने पीने और मनोरंजन की सुविधाएं हैं, और आराम से आप जल विहार कर रहे हैं, अगल बगल के दृश्य देख रहे हैं। खासतौर से उधर जो सुंदरबन में जाते हैं, गंगा में भी शुरू किया गया है, और एक क्रूज और भी चलती है मुंबई टू गोवा, वो बहुत पुरानी चलती है, बड़ा आनंद आता है उसमें चारों तरफ देखने में। इंटरनल क्रूज भी होती है जो नदियों में अभी क्रूज पर्यटन शुरू किया है, वाराणसी से लेकर कोलकाता तक, और उधर आसाम में भी, तो वो काफी अभी प्रचलन में आ गया है। तो अब उसको पहले ट्रायल बेसिस पे किया, अब उसका एक राष्ट्रीय रणनीति का मसौदा बना रहे हैं कि कैसे कुछ क्रूज फिक्स कर दिए जाए, कुछ यात्राएं फिक्स कर दी जाए कि ये यात्रा होगी इस जगह से इस जगह पे, उसका किराया, भाड़ा, और कैसे कब क्या चलेगा, टाइम टेबल वगैरह ये सब चलने का, और उसको फिर बढ़िया से प्रचारित किया जाएगा ताकि ज्यादा पर्यटक आकर्षित हों, लोगों का मनोरंजन हो, स्वस्थ मनोरंजन हो, और उसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा लोगों को रोजगार भी उत्पन्न किया जा सके। आप जानते हैं पर्यटन जो है हमारे यहाँ एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। आप किसी भी शहर में चले जाएं, धार्मिक पर्यटन हुआ या ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन हुआ
तो आप एक छोटे से, जो छोटा सा हमारा स्ट्रीट वेंडर हुआ, उससे लेके बहुत बड़ा वाला 5 स्टार होटल वाला भी अगर रहा, तो उसमें अनेका लोग, सैकड़ों लोगों को, एक ही शहर में हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। किसी धार्मिक स्थल पर चले जाएं तो उसमें आपको दर्जनों, पचासों, सैकड़ों फूल बेचने वाले मिलते हैं। वो फूल बेचने वाला भी एक रोजगार है। और तमाम छोटे बड़े, जैसे वाराणसी में चले जाएं तो बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं जो कि बनारसी साड़ी वगैरह बेचते हैं, तो वो भी एक तरह से रोजगार है। और कम बेस हर प्रकार के रोजगार उपलब्ध होते हैं। तो जब हम क्रूज पर्यटन शुरू करेंगे तो उसमें भी हमको तमाम तरह के रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो इसी का एक राष्ट्रीय रणनीति का मसौदा तैयार किया गया है और ये बढ़ता जा रहा है। 2015-16 में 1.6 लाख से लेके अब जो है 4 साल में ही 1.25 लाख से लगभग 4.5 लाख हो गया। 3-4 3.5 गुना हो गया लगभग। 3.5 टाइम्स हो गया। तो ये एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है क्रूज टूरिज्म, क्रूज पर्यटन। इसको अब एक कायदे से तरीके से करने के लिए, नियमित कर देने के लिए एक तैयार किया गया, उसी के विषय में बताया गया है। अब हमारी टीम ने जो है आपके लिए आज का इतिहास, 31 जुलाई का इतिहास बताया है कि 31 जुलाई को क्या क्या होगा। ये तो उधम सिंह जी का है, इनको जो है मृत्युदंड दिया था और वो भारत के अमर शहीदों में उनका नाम सर्वोच्च स्थान पर लिखे जाने के योग्य है। और आज ही के दिन उनका किया गया। पहली बार राज्य परिवहन सेवा पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। अच्छा, पंडित रविशंकर को मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 93 भारत के पहले तैरते समुद्री संग्रहालय का उद्घाटन कोलकाता में किया गया था। जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये आप लोग देख लेंगे थोड़ा सा। इंडो अमेरिकन हीरकवर्धन सिंघन, ज्यादातर भारतीय एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी के अमेरिका में जाके शुद्ध रूप से अमेरिकी नागरिक बन गए हैं। बहुत तो ऐसे जो दूसरी और तीसरी पीढ़ी के भी वहीं पैदा हुए हैं, उनके 2-3 पीढ़ी पहले लोग जाके बस गए और वहां पे राजनीति में भी शामिल हो रहे हैं। तो ये राष्ट्रपति के लिए जो नामांकन होता है, अलग अलग जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी, तो उसमें जो है राष्ट्रपति का जो मुख्य आधिकारिक चुनाव होता है, उसके पहले ही पार्टी के अंदर जो है चुनाव होता है कि कौन प्रत्याशी बनेगा। तो उन प्रत्याशियों में आपस में ही पार्टी के अंदर जो अलग अलग डेलीगेट्स होते हैं, वो प्रत्याशियों का चयन करते हैं। एक पार्टी के अंदर एक से ज्यादा प्रत्याशी हो सकते हैं कि इस बार मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। तो राष्ट्रपति का मुख्य चुनाव होता है, उसके पहले प्रत्याशी का पार्टियां चुनाव करती हैं। तो इसमें निक्की हेली, विवेक रामास्वामी के बाद अब ये श्रीमान हीरकवर्धन सिंह भी शामिल हो गए हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवारी चाहते हैं। रिपब्लिकन को जीओपी भी कहते हैं। जीओपी मतलब ग्रैंड ओल्ड पार्टी, ठीक है। सिंह ने 2017-21 में न्यू जर्सी के गवर्नर क्लीवेलैंड प्राइमरी और हाउस में सीनेट में प्रवेश किया गया। सीनेट में वो प्रवेश मतलब सदस्य हैं, इस समय वो सांसद हैं। और अब जो है रिपब्लिकन पार्टी के अंदर अंदर प्रत्याशी के चुनाव में शामिल हो गए हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा कि 1, 2, 3
भारतीय ही हैं। उसमें अनेक प्रत्याशी होते हैं कि हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, तो उसमें 3 तो भारतीय हो गए। भारत में दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र स्थापित किया जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन ने दक्षिण एशिया में पहला दक्षिण। आप जानते होंगे कि बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं या समाप्ति के कगार पर हैं। तो जैव विविधता के लिए बायोडाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, के लिए हर प्रकार के जाति प्रजाति के जीव जंतु धरती पे होने जरूरी हैं। जैसे आप जानते होंगे कि एक फूड चेन होती है, छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खा के चिड़िया और छोटे जीव होते हैं, उन छोटे जीवों पे आधारित रहते हैं थोड़े बड़े जीव, उन बड़े जीवों पे आधारित होते हैं और सबसे बड़े जीव, और इन सब पे जो हमारा वानस्पतिक जो वन पेड़ पौधे वृक्ष वगैरह हैं वो इस पे आधारित रहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि कोई एक पेड़ है, पौधा है, तो उसके बीज जो है तमाम जीवों जंतुओं पक्षियों आदि द्वारा, गिलहरी इत्यादि द्वारा उनके बीजों का फैलाव किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रहें और किसी भी एक प्रजाति के खत्म होने से जो ये चेन है वो टूट जाने का खतरा होता है। और विभिन्न मानवीय गतिविधियों या प्राकृतिक गतिविधियों के कारण ऐसा होता है कि कोई एक प्रजाति खतरे में पड़ जाती है और ऐसा भी होता है कि धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है। कहानी वो तो आपने बहुत सुनी होगी कि पहले डायनासोर हुआ करते थे, फिर अचानक क्या हुआ, उल्कापात हुआ कि क्या हुआ, सारे डायनासोर खत्म हो गए। लेकिन अभी भी तमाम ऐसी गतिविधियां होती हैं, मनुष्य द्वारा हो या प्रकृति द्वारा हो, जिससे कि तमाम खत्म होते हैं। कुछ दिनों पहले तक हम लोग बहुत चिंतित थे कि हमारी जो छोटी सी चिड़िया जो गौरैया होती थी वो खत्म हो गई थी, बहुत कम दिखाई देती थी। फिर तमाम प्रयास किए गए, जो लोगों की भागीदारी भी रही और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी थी, सरकार की तरफ से भी प्रोत्साहन मिला, तो कुछ ऐसा काम किया गया कि धीरे धीरे गौरैया अब दिखाई देना शुरू हो गई है। फिर ऐसी ऐसे सैकड़ों ऐसी चीजें हैं, ऐसे जीव जंतु हैं जो खत्म हो रहा है। तो उनको सर्वाइवल मतलब कि वो मरने से बच जाए, इसके लिए प्रयास के लिए संस्थागत रूप से प्रयास किया जाए जो कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो और उसमें आम जन और स्थानीय सरकारी निकायों का भी भागीदारी हो, सरकार की तरफ से भी सहयोग समर्थन हो, क्योंकि सरकार के पास अथाह शक्ति और संसाधन होते हैं। तो सरकार जब किसी काम में लगती है तो वो काम आसानी से हो जाता है। तो इस वजह से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने जगह जगह दक्षिण एशिया में प्रजाति सर्वाइवल के लिए पहला केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के साथ साझेदारी की है और ये दुनिया के अन्य देशों में पहले 9 बन चुके हैं और अब ये 10वां होगा और दक्षिण एशिया में पहला होगा जिसमें कि भारत अपनी भागीदारी कर रहा है। यह चिकित्सकों को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यह संरक्षण है।
या चिकित्सक जो लोग होंगे वो अगर कोई मरती हुई प्रजाति रहेगी तो उसके संरक्षण को के विषय में अपना ज्ञान को साझा करेंगे। और एक विशेषज्ञ चिकित्सक यदि रहे वो अपनी विशेषज्ञता की बात या तौर तरीके अन्य लोगों को ही बतलाएगा। उस चीज को जानकर हम सभी लोग इस प्रकार का काम कर सकते हैं कि जो विलुप्त हो रही प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने से बच जाए और उनका फिर से प्रजनन होना शुरू हो और वो पर्याप्त मात्रा में धरती पे उपस्थित रहे, मौजूद रहे। ठीक है। अब ये एक अच्छी और खबर बतलाई है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये भी एक अंतरराष्ट्रीय बैंक है जो कई देशों में है। तो अभी भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,450 है और ये लगभग 70% बढ़ के $4,000 तक बढ़ जाएगा। और इससे भारत को $6 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। घरेलू खपत 3.4। ये आंकड़े आप लोग याद रखिएगा, ये आंकड़े परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन अब ये भी है कि ये जो अनुमान लगाते हैं वो अलग अलग संस्थाएं हैं। ये अनुमान स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने लगाया है, कोई अनुमान आईएमएफ लगाता है, कोई अनुमान वर्ल्ड बैंक लगाता है। उनका सबका अपना अलग अलग गणित होता है, अलग अलग इनपुट्स होते हैं। कोई अनुमान आरबीआई लगाता है। अभी पीछे हम लोग लास्ट जो क्लास हुई थी तो उसमें आरबीआई का अनुमान था कितने % जीडीपी हो जाएगी। कोई अनुमान मूडीज लगाता है। मूडीज एक संस्था है और भी तमाम है, फिच रेटिंग भी आती है। तो सब लोग अपना अपना अनुमान लगाते हैं और उससे एक तस्वीर निकल के आती है कि इस देश में, इस क्षेत्र में ये होने की संभावना है। तो ये आंकड़े तो ठीक है, लेकिन अब ये आंकड़े ऐसे नहीं है कि स्टैंडर्ड हो, इनका अपना एक सोच है अर्थव्यवस्था के बारे में। लेकिन ये है कि एक अपने देश के बारे में एक अच्छी तस्वीर पेश कर रहा है। तो इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सबके लिए खुशी की बात है, लेकिन अपने काम में लगने की ही बात है। यहां पे एक बात कहना चाहेंगे कि जो स्टैटिस्टिक या सांख्यिकी जो होता है सब्जेक्ट, ये सारे विषय जो है अर्थशास्त्र के तो होते हैं, लेकिन सांख्यिकी एक गणित की एक शाखा है जहां ये आंकड़ों की विभिन्न बातें होती हैं, उनका गणना होता है और उससे प्रोजेक्शन निकाला जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेट करके और ये एक प्रोजेक्शन निकाला जाता है। जैसे हमने ये निकाला, एक ग्राफ हमने बनाया और यहां पे हमने समय ले लिया और यहां पे हमने आमदनी ले लिया और पिछले समय में हमने मान लिया कि इस सन में इतनी आमदनी थी, 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 इस सन में इतनी आमदनी थी। ऐसे ऐसे करके हम जीडीपी वगैरह का निकालते हैं। तो इससे हम एक रेखा निकालते हैं
और ये लास्ट मान लीजिए कि ये हो गया 2022 तक के आंकड़े हैं हमारे पास। तो जब ये रेखा यूं जा रही है तो हम ये मान सकते हैं कि ये आगे इस तरह से बढ़ेगी। 2024 में कैसी रहेगी, 25 में कैसी रहेगी, 26, 27, 28, 29, 30 में कैसी रहेगी। इस विधि को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन। इस तरीके से हम जो भी अनुमान निकालते हैं होता है। अब आप याद कीजिए 2018 2019 की बात, आंकड़े निकाले जा रहे थे, लेकिन बीच में क्या हुआ, 20-21 के बारे में तमाम अनुमान लगाए जा रहे थे, इसको अनुमान ही कहेंगे, अनुमान थे लगाए जा रहे थे, लेकिन बीच में एक बड़ी भारी वैश्विक स्तर पे घटना हो गई, कोरोना आ गया। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की लगभग संपूर्ण गतिविधि ठप हो गई। ऐसे में ये सारा चीज जो यहां था वो झूम आ गया, अब यहां से फिर से शुरू किया गया। तो ये अनुमान होते हैं, वो एक लगभग वर्तमान परिस्थितियों पे आधारित होते हैं, उनपे कुछ अनसीन, अनवांटेड, अनफोर्सीन चीजें हो जाए तो उसको हम नहीं जान सकते हैं। तो ऐसे केस में वो अक्सर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है उसमें। इसके अलावा एक और चीज मैं बताऊंगा, जब औसत आय की गणना की जाती है, औसत आय की गणना की जाती है, तो मान लीजिए कि दो आदमी हैं, एक की आय है 5,000 रुपये है और एक की आय है 100 रुपए, ऐसा होता है। तो औसत जब हम करेंगे तो क्या करेंगे कि 5,100 हो गया और दो लोगों की औसत आय कितनी हो गई, 2,550 रुपए। तो हमने बोल दिया कि दो लोगों की आय हो गई 2,550 रुपए, और हमने कहा 2,550 रुपए में आराम से आदमी दिन भर खा सकता है या महीने भर खा सकता है, जो कुछ भी हुआ। लेकिन आप देखें कि ये जो 100 रुपए वाला है वो तो पूरा उसको खाने भर को भी नहीं हुआ। तो औसत आय के साथ साथ इन संस्थाओं को मानक विचलन, मानक विचलन जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि इस औसत से कितना डेविएट हो रहा है, कितना विचलित हो रहा है, ये भी एक आर्थिक गणना का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो कि सांख्यिकी में प्रयोग किया जाता है। कि औसत तो ये ठीक है, लेकिन विचलित कितना हो रहा है। अब इससे ये विचलित है, 5,000 वाले से विचलित हो रहा है, ये 2,450 रुपए का विचलन है। इससे अगर 2,450 और 2,550 जोड़ दें तो ये 5,000 हो जाएगा। और 100 रुपए वाले से कितना ये औसत जो है कितना विचलित हो रहा है, इससे भी, इसमें से 100 घटा दें, इससे भी 2,450 रुपए विचलित हो रहा है। जो इसमें से 2,450 रुपए घटा दें तो 100 रुपए उसका निकल जाएगा। तो इस आंकड़े का मानक विचलन कितना हो गया, 2,450 रुपए। ये एक बहुत बड़ा विचलन है। तो कहने का मतलब यह है कि औसत आय तो ज्यादा जानी चाहिए, लेकिन मानक विचलन जितना कम रहे, इसका मतलब यह है कि जितने लोगों की औसत आय हम कर रहे हैं उनके बीच अंतर कम है। ऐसा नहीं कि एक आदमी महीने में करोड़ों कमा रहा है और एक आदमी केवल हैंड टू माउथ बैठा हुआ है। तो मानक विचलन कम से कम होना चाहिए, औसत आय ऊपर जानी चाहिए। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये फैक्टर कहीं ना कहीं आपसे पूछेगा। ठीक है हरिओम, समझ में आ रहा है?
अब क्या कहते हैं, टेलर फिट्ज ने अपने कैरियर का छठा एटीपी टूर खिताब जीत लिया, अटलांटा ओपन जीत लिया। एटीपी मतलब क्या हुआ, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ये ध्यान देंगे कि टेनिस में दो प्रकार के खिलाड़ी होते हैं, एक तो होते हैं प्रोफेशनल और एक होते हैं एमेच्योर। दोनों की प्रतियोगिताएं अलग अलग होती हैं। प्रोफेशनल में काफी बड़ी इनाम की रकम होती है, एमेच्योर में रकम तो नहीं होती है, लेकिन गोल गोल तगमे जरूर होते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। तो ये होता है टेनिस में, ये बहुत ज्यादा होता है, खासतौर से टेनिस में, कुश्ती में, और भी दो एक खेल ऐसे खोजेंगे तो मिल जाएगा जिसमें कि प्रोफेशनल और अमेच्योर का काफी फर्क देखने को मिलता है। तो जो ये होती है प्रतियोगिताएं, चार बड़ी प्रतियोगिता होती हैं जिनको हम ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं। उसमें एक होता ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और एक फ्रेंच ओपन। ये टेनिस की चार प्रतियोगिताएं हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन एंड फ्रेंच ओपन। ये चारों प्रतियोगिताएं चार बड़ी प्रतियोगिता मानी जाती है। वैसे तो टेनिस की प्रतियोगिता साल भर चलती रहती है, कहीं अटलांटा ओपन, कहीं कुछ कुछ चलता रहता है, सिंगापुर से लेके और इंडिया में भी शायद शुरू किया है। ये चार बड़ी मानी जाती है और इनमें इनाम की रकम ज्यादा होती है और बड़े टॉप के खिलाड़ी आते हैं। इनकी एक विशेषता ये भी होती है कि ये अलग अलग कोर्ट पे खेले जाते हैं। कोर्ट मतलब जो कोर्ट की जो जमीन होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि विंबलडन हमेशा हरी घास का कोर्ट होता है, यूएस जो है वो पक्का फर्श वाला कोर्ट होता है जो ईटा गिट्टी बालू से बनाया जाता है। एक इसमें ऑस्ट्रेलियन है, वो लकड़ी का कोर्ट, आप खोजिएगा, मेरे को अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन इनका जो ये फर्श होता है वो अलग अलग होता है। अब इसमें फर्क क्या हो गया दोनों में, तीनों चारों में, गेंद जब पड़ती है अलग अलग टाइप के जमीन पे तो अलग अलग उछाल लेती है। एक जगह टिप पड़ा, अगर वो घास का मैदान रहा तो उसमें कुछ उछलने की उसकी गति दूसरी रहेगी। हार्ड कोर्ट रहेगा, हार्ड कोर्ट मतलब कि पक्का जो ईट गिट्टी बालू से बना हुआ फर्श है, तो उसमें कुछ ज्यादा तेज उछाल लेगी, ऊंचाई भी लेगी और तेज गति से भी लेगी। लकड़ी का अगर कुछ जगह लकड़ी, मोटी लकड़ी के भी कोर्ट रहते हैं तो उसका जो उछाल लेने की गति और ऊंचाई रहेगी वो अलग अलग रहेगी। तो जो इन चारों कोर्ट पे जीत जाता है वो माना जाता है कि वो महान चैंपियन है। एक साल में अगर चारों ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया तो उसको बहुत महान खिलाड़ी का उपाधि दिया जाता है। ठीक है, आप इसके बारे में पता करेंगे और भी तो ये पता चलेगा आपको जानकारी। आप कहेंगे तो एक दिन इससे भी अपन लेक्चर कर सकते हैं। अच्छा, ये लिखा भी है हार्ड कोर्ट पर उनकी यह दूसरी जीत है, मतलब ये टेलर फिट्ज साहब जो है वो हार्ड कोर्ट के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। इस पेज पे आ गए हम लोग, दो पेज, तो दो ही पेज चल रहा है। अमेजन इंडिया ने डल झील में पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा की। अच्छा है, टूरिस्ट जाएंगे और झील में जो हाउस बोट रहते हैं, हाउस बोट पे अपना पर्यटन का आनंद लेंगे और फिर उसके बाद जो है, हेलो,
पर्यटन का आनंद देंगे और कुछ सामान खरीदना रहा तो अमेजन वाले को बुला लेंगे कि भाई इधर आओ थोड़ा ये दो इनको वो दे दो, तो वो अपना नाव खेते खेते पहुंच जाएगा। स्टोर एक हाउस बोट में खोला जाएगा। हाँ ठीक है। और आई हैव स्पेस कार्यक्रम शुरू किया गया, इस बारे में पढ़ लीजिएगा। एलेक्सी पोपरिन ने क्रोएशिया फाइनल में वावरिंका को हराया। ये फिर टेनिस की ही खबर है। क्रोएशिया ओपन फाइनल, क्रोएशिया एक देश है, वो भी अपना इंटरनेशनल प्रतियोगिता कराता है और वहां पे भी सभी पेशेवर खिलाड़ी जाते हैं। जैसे वो बोलते हैं ना, अभी मैंने बताया प्रोफेशनल बोलते हैं, इनको प्रोफेशनल को पेशेवर बोलते हैं और एमेच्योर को शौकिया बोलते हैं। हिंदी में इसका ये नाम है। ये जो एमेच्योर और शौकिया लोग हैं वो लोग एशियन गेम्स में जाते हैं, ओलंपिक्स में जाते हैं, वहां पे पेशेवर खिलाड़ी नहीं जाते हैं ढेर सारे प्रतियोगिताओं में। अब शायद टेनिस का शुरू किया है, मुझको भूल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी जो है क्रोएशिया में ओपन फाइनल में एलेक्सी पोपरिन ने वावरिंका को हरा दिया, ये याद रखिएगा। अखिल भारतीय शिक्षा समाधान 2023 के अवसर पे 106 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। किसने किसने किए 106 समझौते? शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय ने अखिल एमओयू में ये किया गया है। शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय ने किया है। और किससे किया है? सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है। कई राज्यों में ई विद्या, एनसीईआरटी ने ई विद्या के पहल पर कई राज्यों के साथ 20 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। इससे क्या होगा कि शिक्षा का और शिक्षा के स्तर का विकास होगा और कौशल बढ़ाने में मदद मिलेगी। कौशल बढ़ाने में मतलब खाली आदमी पढ़ लिख के न रहे, उसके हाथ में कुछ कलाकार कुछ कारीगरी भी है, इसको कौशल विकास कहते हैं। 5 त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये अभी पीडीएफ आपके उस पर चला जाएगा। या कोई डिमांड करता है तो उसके व्हाट्सएप पे हम पीडीएफ भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान स्पेस पर फिनिश हॉकी फेडरेशन ये स्पेन में सौवीं वर्षगांठ पे स्पेनिश हॉकी फेडरेशन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट चला रहा था। उसके साथ जो है वहां पे भारतीय महिला हॉकी टीम ने वहां पे जीत हासिल किया है और अच्छी जीत कही जाएगी। 3-0 से जीत हासिल किया। अगली टीम को एक भी गोल दागने का मौका नहीं दिया। 3-2, 3-1, 3-0 तीन संभावनाएं हो सकती थी। 3-2 तो लगभग बराबर का मैच माना जाता, 3-1 मध्यम होता, 3-0 बहुत शानदार एक तरफा मैच हुआ। इसका मतलब भारतीय टीम बहुत जबरदस्त थी। और इस विजेता टीम की कप्तान सविता पुनिया थी। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक बहुत बड़ा आंदोलन या एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, सीबीपीटी। आप सभी लोग जो कि विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं,
वो सीबीडी से अवश्य परिचित होंगे। ये अर्थव्यवस्था में कई नीतियां होती हैं, एक आर्थिक नीति होती है, एक मौद्रिक नीति होती है, एक कर नीति होती है। इसका अंतर आप निश्चित समझते होंगे, नहीं तो कोई इकोनॉमिक्स के विद्वान से मैं बात करता हूं, वो आपको बता देगा। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, इस पे एक लेक्चर हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल एक मौद्रिक नीति होती है। मौद्रिक नीति होती है जिसमें कि जो मुद्राएं हैं, करेंसीज हैं, विभिन्न डिनोमिनेशंस की, 5 रुपया, 10 रुपया, 50, 100, 20, 10, 1000, 500, ऐसे ऐसे जो तमाम करेंसीज होती हैं, उनकी मात्रा को का नियमन करके भी अर्थव्यवस्था को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। उसमें एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। अच्छा या बुरा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन भारी परिवर्तन था जब 2016 में नोटबंदी किया गया था। कुछ लोग उसको अच्छा कह सकते हैं, कुछ लोग उसको बुरा कह सकते हैं, मैं यहाँ कुछ नहीं कह रहा हूँ, केवल ये कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन था वो। फिर उसी समय 2000 के नोट चलाए गए और तभी बोला गया था कि कुछ समय के लिए चला रहे हैं, और अब 2000 के नोट वापस लिए जा रहे हैं। ये भी मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसी में एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये काफी हद तक ब्लॉकचेन, इसमें टेक्नोलॉजी इसमें प्रयोग की जा सकती है। हालांकि संभावना कम है, लेकिन इसको अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रयोग किया जाए ये और अच्छे से काम करेगा। ये एक अलग सी टेक्नोलॉजी है, फिलहाल इसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी ये क्या कह रहा है कि आरबीआई ने सीबीडीसी और गैर पहचान वाले जमा पर ऋणदाताओं के लिए लक्ष्य निर्धारित किए। बहुत लोग पहचान बताए बिना बैंक में पैसा जमा कर देते हैं। मेरे अकाउंट में कोई आदमी आया और जमा कर दिया और हम उसका जवाब दे दिए कि परेशान है। तो गैर पहचान वाले जमा का पता लगाने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल स्थापित करने की घोषणा की। 10 लाख, अच्छा, ये दैनिक डिजिटल मुद्रा लेन देन का प्रोजेक्ट चालू हो चुका है। कुछ बंगलौर, हैदराबाद, मुंबई और 2-3 ऐसे शहरों में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये चल रहा है, जिसकी विशेषता है कि मोबाइल में ही आपके पैसा रहेगा और मोबाइल से ही, जैसे आप गेम खेलते हैं, गेम खेलने वाले तमाम मोबाइल के होंगे, वो जानते होंगे कि मोबाइल में आपका बैंक में अकाउंट नहीं भी है, या यदि है भी तो भी आप कुछ बैंक अकाउंट से बाहर जैसे अपना पॉकेट में कैश रखते हैं, वैसे आप जो है अपने मोबाइल में कुछ कैश रखेंगे और उस कैश को आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि हमने हाथ में नोट रखा और किसी दूसरे को थमा दिया, वैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है जिसको कि हम सीबीडीसी करते हैं। तो ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है, धीरे धीरे इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। उसी का एक 10 लाख दैनिक डिजिटल मुद्रा लेन देन का लक्ष्य किया हुआ है, इसको और प्रोत्साहित करेगी। और इन्होंने अलग अलग बैंकों को इसके विषय में लक्ष्य दे दिया है कि आप इतना टारगेट को आपको करना है।
भारतीय नौसेना का आईएनएस विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम तो वैसे एक शहर का नाम है जहां की समुद्री, क्या बोलेंगे, बंदरगाह भी है, जलपत्तन जिसको कहते हैं। आईएनएस होता है इंडियन नेवल शिप। दो प्रकार के शिप होते हैं, नेवल होते हैं, कमर्शियल होते हैं, और वो एक क्रूज होते हैं जिसमें कि यात्री लोग जाते हैं। तो यात्री लोग तो अब शिप से कम यात्रा करते हैं, पहले के समय में बहुत यात्रा करते थे शिप से। तो तीन प्रकार के हो गए, क्रूज हो गए, कमर्शियल हो गए, और एक वो भी होते हैं जो सेल्ड होते हैं, तो क्या कहेंगे, टैंकर वाले। आवाज जा रही भाई? और एक होते हैं नेवल शिप होते हैं, उसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, किलो क्लास, फ्रिगेट क्लास, और सबमरीन, या हवाई जहाज जिस पे लैंड करता है तो क्या बोलेंगे, कैरियर क्लास, तो वो अलग होता है। ये फिलहाल नेवल शिप है। तो ये भारत ओमान के संबंध को बढ़ाने के लिए ओमान पहुंचा है, और ये P15B श्रेणी का प्रमुख जहाज है, 2021 में चालू किया गया था, और यहाँ पे जाएगा, राजनीति कुछ अपना सैन्य अभ्यास वगैरह करेगा। ये हमारी जो वो होती है डिप्लोमेसी, उसका हिस्सा होता है कि दोनों एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, और इस तरह से संबंध मजबूत होता है। व्यक्तिगत संबंधों में भी आना जाना रहता है, किसी के बर्थडे पे गया, किसी के उसमें गया, कभी कर्सी काल यूं ही चला गया, चाय वाय पी लिया, तो वैसे विभिन्न देशों के अंतर्गत होते हैं, अलग अलग प्रकार से आना जाना लगा रहता है। ऐसे में सैन्य संपर्क भी बनाया जाता है, ये भी डिप्लोमेसी का एक हिस्सा होता है ना। उल्लास मोबाइल ऐप शुरू किया है, सभी लोगों की आजीवन सीखने को समझना पहल का लोगों नारा मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। ये एक अच्छी है, आप स्वयं भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई यूपीएससी या एसएससी या पीएससी देने जा रहा है, तो हर आदमी को हर चीज की जानकारी नहीं होती है, और जानकारी होना संभव ही नहीं है। मान लीजिए कोई साइंस का विद्यार्थी है, तो उसको इतिहास का, भूगोल का उतना बारीकी से समझ नहीं होता है, या यदि कोई मैथ का विद्यार्थी है तो उसको बायोलॉजी का, बॉटनी का, जियोलॉजी का उतना समझ नहीं होता है। इसी तरह से अगर कोई साहित्य का विद्यार्थी है, लिटरेचर का विद्यार्थी है, तो उसको मैथ और फिजिक्स की उतनी समझ नहीं होगी। तो उसको समझ बढ़ाने के लिए अगर आप कंपटीशन देने जा रहे हैं, तो वहां पे तो ज्यादा चीजों की जानकारी आपको चाहिए होती है। तो उसके लिए बोला जाता है कि भाई तू साहित्य का विद्यार्थी है, तो आप ऐसा करो, साइंस पढ़ना जानते हैं तो आप 9th क्लास से शुरू कर दो पढ़ना। 9th को हल्का हल्का धीरे धीरे पढ़ के 9th 10th 11th 12th का अगर आपने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया, 11th 12th में तो बाहर ही आ जाता है साइंस। नहीं पढ़ा तो कम से कम 8th 9th 10th का भी अगर साइंस पढ़ लिया, तो काफी कुछ जानकारी साहित्य के विद्यार्थी को हो सकती है। कुछ बायोलॉजी थोड़ी जानकारी हो जाएगी, कुछ भौतिक का जानकारी हो जाएगा, कुछ रसायन का जानकारी हो जाएगा, कई जगहों पर मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर साहित्य का विद्यार्थी है, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है, तो शुरुआती 6 7 8 9 10 का अगर पढ़ लिया उसने, तो ये चीज जो है एनसीईआरटी के माध्यम से शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों में संलग्न होने के लिए एक डिजिटल गेटवे के रूप में कार्य करता है। तो ये जो ऐप वगैरह है, ये आपको कहीं ना कहीं शिक्षा से जोड़ते हैं, और ये अगर आपको कंटेंट अवेलेबल ना कराएं तो भी कनेक्शन तो अवेलेबल करा ही सकते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहल कार्यात्मक साक्षरता, सबसे पहले तो कार्यात्मक साक्षरता है कि जो बुजुर्ग भी हो चुके हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी अनपढ़ हैं, साक्षर नहीं है, हालांकि संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है,
और उनके मन में रहता है कि काश हम साक्षर होते इन चीजों को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब चीज कंपटीशन के लिए ही है, लेकिन अगर ये चीज इनके लिए है तो आप भी अपना मतलब का चीज उसमें निकाल सकते हैं, जो बहुत ही बेसिक चीजें हैं। लिटरेचर वाला मतलब का चीज अगर उसमें देखे हो सकता है तो थोड़ा भूगोल, थोड़ा इतिहास, थोड़ा विज्ञान वो निकाल सकता है, और हर एक को जितना जानना चाहिए वही सब चीजें पूछी जाती हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये लास्ट मोबाइल ऐप कॉम्पिटिशन में ही काम आए, लेकिन ढेर सारे लोग जो जन सामान्य है उनके काम में आ सकता है। आप भी इसको देख के अपने मतलब की चीज निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने अभी इसको देखा नहीं है क्योंकि अभी अभी तो लॉन्च हुआ है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है जो हमारे साथियों ने दिया है। नासा और डार्पा, डार्पा क्या हुआ, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और नासा ने एक, अब ये तो रिसर्च करते हैं, जब कॉमर्शियल कोई काम करना रहता है तो कोई कंपनी ही उस चीज का काम करती है। तो लॉकहीड मार्टिन ने परमाणु रॉकेट इंजन, अब यहां पे दो चीज हो गया, रॉकेट्स जो है मोस्टली सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल से चलते हैं। कई बार उनको, और जो परमाणु मिसाइल होते हैं तो उसका वॉरहेड में यहीं पे बस लगा रहता है, ये वाला हिस्सा जो है जो उसको कैरी करता है उसमें परमाणु का, जैसे अभी सेटेलाइट के विषय में बताया ना, वहां पे सेटेलाइट होता है, सेटेलाइट की जगह पे हम ले जाके स्थापित कर देते हैं, लेकिन सेटेलाइट की जगह पे अगर हम बम रख दें तो बम ले जाके गिरा देगा। रॉकेट का क्या काम है, किसी चीज को धो के ले जाना और कहीं एक जगह छोड़ देना। तो सेटेलाइट को अपनी कक्षा में स्थापित करने के बजाय किसी के जाके ऊपर छोड़ दिया, बम हो गया, तो वो तो मिसाइल का काम हो गया। मिसाइल परमाणु मिसाइल हो सकती है कि उसके अंदर परमाणु बम, रॉकेट में और वॉरहेड में या उसके पेलोड में। जब वो सेटेलाइट की बात होती है तो उसको पेलोड कहते हैं, मिसाइल की बात होती है तो उसको वॉरहेड कहते हैं। दोनों में अंतर है, इसको जो कैरी करने वाला जो व्हीकल है वो अलग है, उसका केवल काम होता है किसी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना जो कि बहुत दूरी पे। ये मुख्यतः सॉलिड और लिक्विड फ्यूल से होता है। अब ये कह रहा है कि ये चीज भी परमाणु इंजन से चले, जैसे आपने सुना होगा कि परमाणु चालित पनडुब्बी तो परमाणु शक्ति से चलती है, तब उसमें इस तरह से लगा रहता है कि उसमें तेल, डीजल, कोयला का जरूरत नहीं पड़ता। ये क्या है के लिए है, परमाणु संचालित रॉकेट मंगल ग्रह पर तेजी से यात्रा करने में सक्षम होगा, मंगल पर जाने के लिए। अब जो परमाणु वाला है मामला, उसमें आप जानिए कि कम में ही ज्यादा ऊर्जा पैदा हो जाती है। जो थ्योरी है E इज इक्वल टू mc² प्रख्यात है, 1 ग्राम से ही, 1 ग्राम फ्यूल से ही C², इसकी वैल्यू होती है 3 लाख। तो 3 लाख का स्क्वायर कितना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो इससे जब मल्टीप्लाई होता है 1 ग्राम मटेरियल से ही जो है लाखों लाख वॉट शक्ति पैदा हो जाएगी, है ना, कई लाख।
तो कम में ही ज्यादा ऊर्जा पैदा हो जाएगी। तो हमारा जो रॉकेट पोर्शन छोटा रहेगा और थोड़े में ही हम बहुत ज्यादा फ्यूल दूरी तक यात्रा करने के लिए फ्यूल करेंगे। मंगल ग्रह तक जाने के लिए कितना फ्यूल लगता है, अब आप समझ लो कि दिल्ली से कलकत्ता जाने के लिए तो जो कार से हम गए तो 4 जगह तो पेट्रोल भराना पड़ेगा। अब अगर मंगल ग्रह पर जाने लगे तो रास्ते में पेट्रोल भराने का जुगाड़ तो है नहीं, पूरा एक ही बार में थकी पूछी भर के जाना पड़ेगा। वो भर दिया तो कितना हो गया, वो उसका खुद का भार ढोने में ही, पेट्रोल का भी तो भार होता है, उसको भी ढोने में ताकत लगेगी। तो उसकी जगह कुछ ऐसा जुगाड़ कर दें कि भैया कम में ही काम चल जाए, तो एक तो भार कम हो गया और यहां से वहां तक जाने का पूरा रसद पानी हो गया। तो इसको विकसित करने में बहुत दिमाग लगेगा, फिर उसको टेक्नोलॉजी के स्तर पे उतारना। बहुत सी चीजें जो सैद्धांतिक स्तर पे बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन जब उसको हम प्रैक्टिकल करने लगते हैं, जब साइंटिस्ट से इंजीनियरिंग लेवल पे आ जाता है कोई चीज, तो उसमें काफी फिर जुगाड़ लगाना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही कहते हैं अपन। ये एक महत्वपूर्ण खबर है कि परमाणु रॉकेट इंजन विकसित किया जा रहा है, जो कि मंगल ग्रह पर तेजी से यात्रा करने में सक्षम है। अब आइए आगे देखते हैं। और इस काम को नासा और डार्पा कर रही है, और उन्होंने ठेका दिया है लॉकहीड मार्टिन को, आप इसका इंजन बनाएं। हम इसका सब आपको समझाएंगे कि किस टेक्निकल तरीके से। अब क्या है, यूनाइटेड किंगडम के जिम स्की को नैरोबी में जलवायु परिवर्तन पे इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका मतलब हो गया इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये हैं यूनाइटेड किंगडम के जिम स्की हैं, ये जलवायु परिवर्तन के विषय में एक जो संस्था है आईपीसीसी के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये सब लोग अपना रिकमेंडेशन बताते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। इसको करने के बाद जो है विभिन्न सरकारें उसको राष्ट्रीय और क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पे इस तरह की नीतियां बनाती हैं, इस तरह की कार्रवाई करती हैं कि जलवायु परिवर्तन या जो भयानक प्रदूषण हो रहा है उस पर रोक लगे और उसको रिवर्सल किया जा सके। ठीक है, मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन, जो भी मानवीय गतिविधि है, कार चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, धुआं निकल रहा है, कूड़ा फेंक रहे हैं, नदी गंदी हो जा रही है, या तालाब पोखरी गंदा हो जा रहा है, ये सारी तो मानवीय गतिविधियां हैं। तो इनका ही थोड़ा सा कंट्रोल वगैरह करते हैं, या कहीं कूड़ा इकट्ठा करके जला दिया, हमारा धुआं धुआं हो गया, तो भी तो एक तरह से प्रदूषण ही है। इन सब चीजों को देखना है और इस पर निरंतर कार्रवाई करने की जरूरत है, निरंतर कार्रवाई होती रहती है। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने ध्यान दिया हो, आज के 10 साल 20 साल पहले जो सड़कों पे गाड़ियां चलती थी, जो भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, वो भी एक मानवीय गतिविधि है। उनका जो एग्जॉस्ट होता था उससे थोड़ा नीला या हल्का काला या भूरा धुआं हल्का हल्का निकलता था। और कभी कभी तो जो कोई गाड़ी वाला बहुत बिगड़ैल गाड़ी वाला होता था तो पूरा धुआं करते हुए जाता था कि लोग परेशान हो जाते थे, इतना धुआं करते हुए जाता था। लेकिन आजकल की गाड़ियां देखिए, जो यूरो स्टैंडर्ड 4 या भारत स्टेज 4 इस तरह से आ गए हैं इंजन वगैरह। अब आप ध्यान से देखेंगे उनका जो एग्जॉस्ट है उसे निकलता तो है, लेकिन उसमें जरा भी रंग नहीं होता,
तब उसका जो और भी कार्बन पार्टिकल या सल्फर पार्टिकल वगैरह जो उससे धुएं के साथ निकलते थे, जो कि पर्यावरण को बहुत प्रदूषित करते थे, उनको काफी नियंत्रित कर लिया गया। ये आप गौर करेंगे, ये मानवीय गतिविधि थी और इन्हीं सब कारणों से, इन्हीं सब कोशिशों से, नॉट कारणों से, इन्हीं सब प्रकार की कोशिशों से उस पर काफी नियंत्रण कर लिया गया है। रेजर पे इसको आप पढ़ लीजिए, कुछ खास नहीं है। एक अच्छा एक्सपोर्ट अकाउंट शुरू किया गया है निर्यातकों के लिए रेजर पे प्लेटफॉर्म पर बैंक हस्तांतरण के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रेजर पे में अकाउंट खोलिए और उसी से पैसा लेन देन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एक अच्छी चीज है, मतलब जो हमारे कारोबारी लोग हैं उनको काम धाम करने में आसानी रहेगी और छिप के भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से होगा, इसलिए उस पर सबकी नजर रहेगी। ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है, तो सबके फायदे के लिए है। ये नर्सिंग मिडवाइफरी विधेयक पारित कर दिया गया है। नर्सिंग शिक्षा को सुव्यवस्थित करना है? आजकल तो क्या है, कोई भी हॉस्पिटल वगैरह खोल देता है और उसमें नर्स ट्रेनिंग भी शुरू कर देता है। लेकिन अब वो सब घपलेबाजी बंद करने के लिए उसको सुव्यवस्थित किया जाएगा। 29 जुलाई का इतिहास, कल वाला जो था, कल नहीं हुई क्लास, तो ये पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको ऑन डिमांड आपके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आप कमेंट करेंगे हमारे ऐप पे जाके या यूट्यूब में कमेंट करेंगे अपना नंबर और वो हमको कमेंट करेंगे तो हम आपको पीडीएफ भेज सकते हैं। और हमारे ऐप पे भी ये अभी अभी का अभी तुरंत लोड हो जाएगा। हरिओम, ये ऐप पे अभी का तुरंत अभी लोड हो जाएगा। ये देख लीजिए, 1957 में IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। 1980 का जो मॉस्को ओलंपिक था उसमें बड़ी ऐतिहासिक बात ये थी कि यूएस में और ढेर सारे जो नाटो वाले देश हैं वेस्ट एशिया के और नॉर्थ अमेरिका के तमाम देशों ने उनका बहिष्कार कर दिया। मॉस्को में हुआ था, केवल उसमें रशिया, तब यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और उसमें ढेर सारे ईस्टर्न ब्लॉक के ही कंट्रीज ने मेडल जीता था। 2007 में हाथी दांत की खोज किया गया। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल क्या हो गया भाई? प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, जब तक का लिखित इतिहास हमको ज्ञात है उसके भी पहले का हाथी दांत मिला। कहां पे मिला? एथेंस पे मिला, 2007 में मिला। और इसका काल निर्धारण कैसे हम करते हैं? इसको कहते हैं कार्बन डेटिंग। ये ऐसी तकनीक है जिससे हम किसी भी पुराने चीज का जो बहुत सैकड़ों साल या हजारों साल पुराना कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ डिस्प्यूट हो या जिसके बारे में हमको जिज्ञासा हो, उसकी तिथि निर्धारित, निर्माण की
या उसके जीवित होने की तिथि को निर्धारण कर सकते हैं। कार्बन डेटिंग से होता है और इससे कार्बन में कुछ रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जिनकी सहायता से किया जाता है। आमतौर से कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है, लेकिन कुछ परमाणु ऐसे होते हैं कार्बन के C14 जिसको कहते हैं। तो ये C14 की संख्या को गणना करके ये निर्धारित किया जाता है कि इसमें कितना पुराना हो सकता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कार्बन डेटिंग में C14 की संख्या की गणना की जाती है। ठीक है, कार्बन डेटिंग इसीलिए कहते हैं कि कार्बन की सहायता उसका डेट पता करते हैं। ठीक है, कार्बन डेटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन 14 की संख्या को पता करते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को करेगा गोवा शिपयार्ड और बिट्स में। गोवा शिपयार्ड तो एक काम करने वाली संस्था हो गई, जैसे हमने दिया कि लॉकहीड मार्टिन में अपना बनाएगा, काम करेगा, और जो नासा और डार्पा है उसकी सोच, रिसर्च और टेक्नोलॉजी वगैरह का ध्यान करेगा। वैसे हमारा बिट्स जो है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, गोवा ने उसका सैद्धांतिक बेस प्रदान करेगा और गोवा शिपयार्ड में जहाज निर्माण और रक्षा उद्योग में एआई प्रौद्योगिकियों को विकसित और लागू करने के लिए साझेदारी करेगा। ठीक है, परिचालन दक्षता बढ़ाना, जहाज चयन प्रक्रियाओं को अनुकूलन करना, यह साझेदारी जहाज निर्माण रक्षा क्षेत्र में नवाचार और प्रगति को बढ़ावा देगा। नवाचार क्या हो गया भाई? जो नई नई टेक्नोलॉजी से आता है, नई नई टेक्निक या नई नई जो जुगाड़ होते हैं उनका प्रयोग जहां किया जाता है वो नवाचार कहलाता है। यह है, रूपरेखा तैयार कर दिया सेबी ने। एक पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी जारी की गई है। इसमें सब दिया गया है, पुस्तक और चित्र वगैरह ऋषिराज द्वारा लिखित और प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की है। LIC ने नई टर्म इंश्योरेंस योजना जीवन किरण पेश किया है। पॉलिसी अवधि वगैरह है। सेबी एक संस्था है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसके बारे में दिया गया, इसको आप पढ़ लीजिए। अभी इसकी जो अध्यक्षा है, नाम से लग रहा है माधवी पुरी बुच, अजय त्यागी की जगह अध्यक्ष का कार्यभार संभाला गया था। सेबी मुख्यतः जो शेयर बाजार है और जो कंपनियों द्वारा जो जनता से पैसे लिए जाते हैं विभिन्न अपने शेयर जारी करके, उसका नियमन और उनका नियंत्रण करता है और ये भी ध्यान रखता है कि कहीं इसमें कोई कुछ गड़बड़ी ना होने पाए। इसी के साथ ही आज का ये सेवा समाप्त हो गया। कल फिर इसी समय पे हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये वीडियो अभी बस थोड़ी देर में आपको YouTube पे अवेलेबल होगा। YouTube पे अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, कंटेंट पे अपना कमेंट करें, अपना कोई भी इसमें कुछ कहीं कुछ गलती अगर लगे आपको तो आप निश्चित ही कमेंट कर सकते हैं। गड़बड़ी लगे कमेंट करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।